नमस्कार, आईएनडी एनालिसिस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो देखिए, हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव की हार के बाद कांग्रेस को चुनाव की प्रक्रिया पर संदेह जो था वो और भी बढ़ चुका है। ये नहीं कहेंगे कि पहली बार हो रहा है, इसके पहले भी कई बार हमने देखा है कि चुनावी प्रक्रिया पर कांग्रेस सवाल उठाती है। अब तक ईवीएम को सवालों के दायरे में खड़ा करने वाली कांग्रेस ने अब नई मांग शुरू कर दी है। चुनाव से जुड़े हुए इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट सार्वजनिक किए जाए, इस तरह का कहना कांग्रेस का है। कांग्रेस ने चुनाव से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक्स डॉक्यूमेंट पब्लिक करने से रोकने के नियम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है। दरअसल केंद्र सरकार ने 20 दिसंबर को पोलिंग स्टेशन के सीसीटीवी, वेबकास्टिंग फुटेज और उम्मीदवारों की वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट को पब्लिक करने से रोकने के लिए चुनाव नियमों में बदलाव किया था। अब कांग्रेस इन्हीं बदलावों का विरोध कर रही है। कांग्रेस का कहना यह है कि चुनाव आयोग को कानून चुनाव संचालन नियम 1961 में एक तरफा संशोधन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। कांग्रेस को आखिर क्यों चुनाव की निष्पक्षता पर संदेह हो रहा है, ये एक बड़ा सवाल है और इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल जो बड़े सवाल है कि क्या निष्पक्षता पर एक बार फिर से बीजेपी कांग्रेस का आमना सामना होगा, क्योंकि इसके पहले भी हमने देखा है कि चुनाव को लेकर जिस तरह के कांग्रेस के सवाल रहे थे, चाहे ईवीएम को लेकर हम बात करें, चुनाव की प्रक्रिया को लेकर हम बात करें, और एक बार फिर से देखा जाए तो चुनाव के नियमों के संशोधन को लेकर अब कांग्रेस भड़क चुकी है। कांग्रेस का एक बार यह भी कहना चाह रहा है कि कांग्रेस अगर जहां जीतती है वहां कांग्रेस को कोई खामी नहीं नजर आती है। तमाम ये आरोप बीजेपी के रहते हैं कि जहां जीत वहां कांग्रेस सवाल नहीं उठाएगी, लेकिन जहां हार होगी वहां कांग्रेस इसी तरह के आरोप उठाती है और हर बार देखा जाए तो चुनावी प्रक्रिया सामने आ जाती है, चुनावी प्रक्रिया घिर जाती है और एक बार फिर से इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को लेकर विरोध कांग्रेस की ओर से देखा जा रहा है। क्योंकि 20 दिसंबर को हाल ही में इन नियमों में संशोधन किया गया। संशोधन के तुरंत बाद एक बार फिर से आमने सामने बीजेपी कांग्रेस नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस इन नियम के संशोधन का विरोध कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को जिस तरह से बात बीजेपी ने कही है, संशोधन किया गया है कि अब सामने नहीं लाया जाएगा, उसको लेकर कांग्रेस जो है एक बार फिर से फ्रंट फुट पर आती हुई नजर आ रही है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर देखा जाए तो कांग्रेस को खामी क्यों नहीं दिखती है? जहां वो जीतती है, हार जाती है, वहां गड़बड़ी नजर आने लग जाती है। आखिर क्या कुछ इन सबके मायने हैं, इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। और चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले खास पैनल, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ कांग्रेस से सचिव पवन पटेल जी जुड़ चुके हैं। बीजेपी से हमारे साथ मीडिया पैनलिस्ट प्रियंका दुबे जी जुड़ चुकी है। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राहुल रंजन जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। और पवन पटेल जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही। एक दफा नहीं कई दफा देखा है कि हर बार चुनावी प्रक्रिया पर सवाल, पहले ईवीएम को तो खैर देखते ही आ रहे हैं, चुनाव होते हैं, और एक बड़ा सवाल ये भी आप पर खड़ा किया जाता है कि जहां जीत वहां सब ठीक, लेकिन जहां हार वहां कांग्रेस का वार। ये कौन से नेता ने आपसे कांग्रेस पार्टी के कहा कि जहां पर कांग्रेस हार गई वहां पे ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से वोट कराया जाए, और जहां पर कांग्रेस जीत गई है वहां पर ईवीएम चलने दिया है? क्या किसी कांग्रेस के नेता ने कहा? किसी कांग्रेस के नेता ने नहीं कहा। हम पूरी तरह से ईवीएम का विरोध करते हैं। जिस देश ने ईवीएम का इजाद किया था उस देश ने ईवीएम को बंद कर चुका है, लेकिन हम भी फिर भी एडवांस बने हुए हैं। ईवीएम में जब 50 बार गड़बड़ियां आ गई, हम कहते हैं कि देखिए, मोदी जी के कार्यकाल में इतने बड़े ढिढोरे पीटे जा रहे हैं कि राम राज्य आ गया है। कहीं भी कोई भ्रष्टाचार नहीं है, सब चीजें बड़ी सही चल रही है। विकास की नई परिभाषा लिख दी, पूरी दुनिया एकदम हमारा उदाहरण लेकर के चल रही है, चाहे वो पेपरों में हो चाहे वो विज्ञापने में हो। तो हम कहते हैं कि फिर अगर इनको इतना सारा अच्छा काम किया है, एक व्यक्ति भी अगर है इस दुनिया में, एक व्यक्ति भी इस देश में अगर ईवीएम पर उंगली उठा रहा, तो मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को खुले मन से एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हाँ भाई, लो तुमने बोला, हम राजधर्म का अपना पालन करते हुए हम ईवीएम से वोट बंद कर। लेकिन वो हिम्मत नहीं करने की। आप ये बताइए, क्या ईवीएम में गड़बड़ी, एक भी गड़बड़ियां नहीं आई सामने? अगर ईवीएम इतनी फुल प्रूफ है, आजकल साइबर क्राइम कितने हो रहे हैं, इसके खाते का पैसा वो निकाल लेता, उसके खाते का पैसा वो निकाल लेता, रोज कम से कम हजारों कंप्लेन फाइल हो रही हैं। तो ईवीएम वाली टेक्निक को भैया वहीं पे एप्लीकेबल कर दो ना आप, तो सब चीजें खत्म हो जाएंगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसा कुछ नहीं कहेगी। मैं तो सिंपल सी बात कहना चाह रहा हूं। ये बताइए आप, हरियाणा का चुनाव हुआ, हरियाणा के सेंस पे बात हो रही, 5 अक्टूबर को 61.19% वोटिंग बताती है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट। फिर कौन सा जादू ऐसा आया
कि रात में 12 बजे 65.65 हो गए। इसका जवाब कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं दे पाएगा, ना आप दे पाएंगे, ना हम दे पाएंगे, कोई नहीं दे पाएगा। सिर्फ ये जादुई करिश्मा जो मोदी जी के नेतृत्व का है, उन्हीं को पता होगा कैसे। इसके बाद मत जिस दिन रिजल्ट निकलना था उसके एक दिन पहले रात में 8:45 बजे 67.90% मतदान कैसे हो गया? इस चमत्कार का जवाब दे दीजिए, हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन इसका जवाब कोई नहीं देंगे। 99% किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की बैटरी, आप पूरा मोबाइल खरीदिए, फुल बैटरी करिए और उसका बंद करके रख दीजिए, 1 महीने बाद खोलेंगे तो उसके कम से कम 30 से 35% बैटरी खत्म हो जाती है। कौन सा चमत्कार है भैया कि 99% बैटरी चार्ज ही रह गई? आधी ईवीएम 67-75% बैटरी, और कुछ जादुई ईवीएम जो इंस्पायर्ड हुई थी कहीं से, उसमें 99% बैटरी रह गई। तो हम कहते हैं कुछ ना कुछ चमत्कार तो हो रहा है ना, इस चमत्कार को खत्म कर दीजिए, बैलेट पेपर से वोटिंग करा दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और बैलेट पेपर के बाद भी महाराष्ट्र संतुष्टि में नहीं हुई चुनाव तो में 6 बैलेट महीने पेपर की पहले जिस तरह से आप मांग कर रहे हैं, बैलेट पेपर से भी संतुष्टि नहीं हुई तो फिर क्या करेंगे? मतलब ये कैसी, ये कोई बात ही नहीं हुई मैम, ये तो मेरे ख्याल से कोई बात ही नहीं हुई। ये इसका भी ये कहीं से कोई प्रश्न ही नहीं होता, उससे संतुष्टि नहीं मिली, उससे संतुष्टि नहीं मिली, कौन संतुष्ट कर देगा? हम कहते हैं भ्रष्टाचार से संतुष्टि मिल गई। अजीत पवार 27,000 करोड़ का सिंचाई घोटाला था, फिर उसके बाद उसकी घोटाले चमत्कारी ढंग से छूट गए। तो अब कितने लोग घोटाले करते जाएंगे? हर व्यक्ति कांग्रेस का घोटालेबाज होता जाएगा भारतीय जनता पार्टी की नजरों में, तो पूरी कांग्रेस पार्टी को भाजपा में विलीन कर देना चाहिए। ये कोई प्रश्न नहीं था आपका जो आप बोल रहे हैं कि उसके बाद भी अगर आपको संतुष्टि नहीं मिली। भारतीय जनता पार्टी कोई ये नहीं होती कि कांग्रेस को संतुष्ट करे। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, उनको चाहिए जनता को संतुष्ट करे। जनता की संतुष्टि के लिए जो वोट जहां जाता है, कितने गांव के लोग गए, मैं स्वयं साक्षी हूं, उस गांव में 0 वोट मिला है। 100 लोग कम से कम शपथ पत्र देने के लिए तैयार है कि हमने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया। उस शपथ पत्र की क्या वैल्यू है? कैसे 0 वोट हो सकता है? ठीक है, जवाब ले लेते हैं एमएनएस का एक उम्मीदवार है, उसकी बीवी उसकी बच्ची ने वोट नहीं दिया। क्या तमाशा मचा हुआ है? पूरी दुनिया जान रही है। आज आंख मूंदने की जरूरत नहीं है, आंख खोल करके हर व्यक्ति को विरोध करना होगा, नहीं तो देश को ऐसे जगह लेके जाएंगे ऐसे वापस आना मुश्किल हो जाएगा। ये सत्ता के भूखे लोग तानाशाही के संविधान से इस देश को चलाना चाहते हैं। हम कहते हैं चुनाव प्रक्रिया में जवाब ले लेती हूँ ना, आपकी बातों का जवाब ले लेती हूँ प्रियंका जी। देखिए, ईवीएम पर अगर सवाल की बात कही जाए तो ईवीएम पर तो पहली दफा नहीं है कि सवाल उठे हुए, चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठे। ठीक है, जवाब ले रही हूँ मैं, जवाब ले रही हूँ पवन जी। प्रियंका जी, जब ईवीएम पर इतने सवाल किए जा रहे हैं और ये निश्चित ही कि अगर शक की शंका थोड़ी सी भी है तो आप क्योंकि सरकार में, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह की शंका ना हो, क्योंकि भ्रम तो फैलेगा ना। बात सच हो या झूठ ये अलग मैटर हो जाता है। क्या ईवीएम से जिस तरह से आप कहते हो कि कांग्रेस को दिक्कत हो रही है ईवीएम से, तो क्या आपको बैलेट पेपर से दिक्कत हो रही है? ईवीएम का मुद्दा अलग ही था, लेकिन अब जो संशोधन लाया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक जो डॉक्यूमेंट्स रहेंगे उनको देखा जाए तो जो सबके सामने पेश करने पर बैन कर दिया गया है, अब इस पर भी तो दिखाई दे रहा है ना विरोध। नमस्कार सभी पैनल को मेरा गुड इवनिंग, जय श्री राम टू ऑल। खुशी जी, एक कहावत है, मतलब कि स्टोरी सुनी है मैंने कि एक लाइन है जिसको हर व्यक्ति अपनी दृष्टि से पढ़ता है। शायद आप लोगों ने भी सुना होगा कि काग दही पर जान लुटायो। इस लाइन को अलग अलग व्यक्ति अपनी दृष्टिकोण से पढ़ता है। एक बोलता है काग दही पे जान लुटायो, और एक पढ़ता है काग दही पर जान लुटायो, और एक शब्द वही है, पर चूंकि अलग अलग दृष्टिकोण से उसको पढ़ा गया तो उसका अर्थ बिल्कुल अलग अलग निकलता चला गया। विपक्ष की हालत कुछ वैसे ही है। आज हम अगर बात करते हैं, हमारा तो जो मतदान है वो गोपनीय रखा जाता है, गोपनीय रहता है, हमारी आइडेंटिटी गोपनीय रहती है। आज हमारे भाई साहब इतना हल्ला मचा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज ओपन किए जाए, लेकिन उन सेंसिटिव एरियाज के बारे में जहां पर चुनाव आयोग ने सिफारिश की थी कि जहां सेंसिटिव एरियाज हैं, जम्मू एंड कश्मीर या नक्सल प्रभावित या ऐसे जगह जहां पर कि इन सब चीजों को डिक्लेरेशन करना वहां के मतदाताओं के लिए, एजेंट्स के लिए, दूसरों के लिए कहीं पर खतरे की घंटी बन सकती है, उस जगह पर हम लोग जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस या इलेक्ट्रॉनिक जो आपका ब्रॉडकास्टिंग है या कैमरे की फुटेजेस हैं, उन्हें हम सार्वजनिक नहीं करेंगे। सार्वजनिक करने से मना किया गया उन स्थानों पर, लेकिन साथ ही जो उनके डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें
दस्तावेजी जो प्रमाण है उन्हें ओपनली देने के लिए कोई मनाही हमारा इलेक्शन कमीशन मना नहीं करता। दूसरी बात, उन्होंने ये बात को स्पष्ट किया कि किसी भी स्थान पर जब इलेक्शन चल रहे थे तो इलेक्शन कमीशन की किसी भी सिफारिश को मानना या उसे बदलना संभव नहीं था। जो इलेक्शन कमीशन ने जो अपनी सिफारिशें केंद्र सरकार को भेजी थी उसमें मात्र इतना सा अमेंडमेंट किया गया है जो सुरक्षा की दृष्टि से जरूरी लगा और इलेक्शन कमीशन के द्वारा रिकमेंड किया गया, तब केंद्र सरकार के द्वारा उसके ऊपर विचार किया गया और उसे निर्धारित किया गया। इसमें इतना ज्यादा परेशान होने की क्या आवश्यकता है। रही बात अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो जब भी अगर हम बात करें ईवीएम को लाने वाले भी जो हैं, जो आज इतना हंगामा कर रहे हैं, ईवीएम को लाने वाले भी वही थे। नहीं, लाने वाले वो थे, लेकिन नहीं लगता कि ईवीएम प्रॉब्लम किसकी है? ईवीएम प्रॉब्लम कांग्रेस की है, बीजेपी में, या फिर जो विपक्ष में रहता है उसकी है। जब कांग्रेस सत्ता में थी, लाल कृष्ण आडवाणी जी तमाम तरह के सवाल ईवीएम पर उठाते थे। आपकी पार्टी से भी तो उठाए गए थे ना सवाल? बिल्कुल उठाए, और उसके बाद में जब कोर्ट में इस मामले के ऊपर क्लीन चिट दिया गया तो उसको स्वीकार भी किया। जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्लीन चिट ईवीएम को दे दी, एक बार नहीं कई बार दे दी, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगा दी कि भाई जहां आप जीतते हो वहां आप चुप हो, जहां आप हार जाते हो वहां सुप्रीम कोर्ट आ जाते हो। तो ये दो, अगर हम बात करें दोहरा वातावरण किसने बना के रखा है, ये दोहरा चरित्र किसका है, इसके ऊपर भी कांग्रेस को विचार करना पड़ेगा। क्या झारखंड में आप जीते तो वहां पर गलत है ईवीएम? अगर हम बात करें आप तेलंगाना में जीते, आपने आवाज नहीं उठाई। आपने कर्नाटक में कितने केस लगाए ईवीएम के ऊपर, ये बताइए। कर्नाटक चुनाव आप जीते, वहां पर आप कितनी बार कोर्ट में गए हैं, आप इसके ऊपर विचार करिए। जहां आप जीत जा रहे हैं वहां पर आप मौन के उदाहरण कर लेते हैं, वहां पर आप बैलेट करवाइए ना। बैलेट अगर आपको करवाना तो आपके स्टेट में जो लोकल बॉडी इलेक्शंस होते हैं वो बैलेट से करवाना शुरू करिए, आपको पता चल जाएगा क्या परेशानी। तो जहां पर आप लोग जीतते हैं वहां आप मुंह धारण कर लेते हैं, जहां आप हार जाते हैं वहां गला फाड़ के चिल्लाना शुरू करते हैं। तो ये वही वाली लाइन है कि अपनी दृष्टिकोण से आप हर लाइन को पढ़ेंगे तो थोड़ी चलेगा। ये तो देश का सवाल है, देश के अनुसार तो देश के सभी नियमावली के अनुसार चलेगा। पवन जी देखिए, इनको बड़ा लग रहा, हमने कहा ना कि हर जगह ईवीएम से चुनाव बंद करने चाहिए, जहां हमने जीता वहां भी, जहां हमने हारा वहां भी साथ में वीडियो सही करवा दीजिए। दूसरा ये बताइए, जो बैलेट पेपर की बात कर रही, जहां जहां बैलेट पेपर से जो चुनाव हुए, जो बाहर के डाक मत पत्र आते उनमें कांग्रेस जीतती है और ईवीएम में कांग्रेस हारने लगती है। अभी बैलेट पेपर की जो आप बात कर रही थी उसकी बात किया हमने। और ये बोल रहे हैं महाराष्ट्र चुनाव में, बता दें कि 6 महीने पहले महाराष्ट्र में चुनाव की क्या हालत थी, और 6 महीने में एक निर्णय बता दीजिए कौन सी भारतीय जनता पार्टी की तुर्रम खानी है, कौन सा ऐसा चमत्कारिक परिवर्तन कर दिया उन्होंने कि आज तक का सबसे अच्छा रिजल्ट, सबसे झूठों की पार्टी, जिन सबसे ज्यादा 10 चीजों को इतना झूठ बोला उनको पूरा किया हो तो बता दें प्रियंका जी। उसको वो नहीं बताएंगे, नजरिया नहीं होता, हर चीज का नजरिया नहीं होता। जितना खुलकर आप महाराष्ट्र को लेकर बोलते हैं पवन जी, जितना खुलकर हरियाणा को लेकर आवाज आती है, उतना खुलकर ना जम्मू कश्मीर को लेकर आवाज आई, ना तेलंगाना को लेकर आवाज आई, ना झारखंड को लेकर आवाज आई। देखिए, आवाज मापने का पैमाना भारतीय जनता पार्टी के पास होगा कि किसकी आवाज में कितना दम था। हम तो एक तरह की बात हमेशा करते हैं, और जो ये बोलते हैं अपना अपना नजरिया देखना, जो भूखा होता है ना उसको रोटी भूख लगती है, वहां पे नजरिया कायम नहीं आता। जब 750 किसान आपके जवाने में शहीद हो जाते हैं और आप झूठ बोलते हो कि किसानों की दुगनी करेंगे तो उसको नजरिया समझ में नहीं आता है। तो हमेशा नजरिया के बाद डॉक्टर राहुल रंजन जी से प्रतिक्रिया ले लेती हूं। मैं तो यहाँ पे सिर्फ एक चीज पूछ रहा हूँ, खुशी जी 2 मिनट, मेरा एक विनम्र निवेदन है कि बता दीजिए ना, आप उनसे पूछिए कि 5 अक्टूबर को 61.19% और रात में 12 बजे 65.65% और वोट निकालने के पहले एक दिन पहले 67.90% कैसे चमत्कारिक ढंग से परिवर्तन हुआ, ये इसका जवाब दे दीजिए। ठीक है, चलिए जवाब लूंगी मैं, उससे पहले रंजन जी के पास लौटूंगी। रंजन जी देखिए, फिलहाल पवन जी की आप प्रतिक्रिया सुन रहे थे, और ये पहली दफा नहीं है कि ईवीएम पर सवाल उठाए गए हो। हालांकि आज मुद्दा इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स का है, जिस तरह का एक फैसला लिया गया 20 दिसंबर को, और इसके बाद विपक्ष एक बार फिर से कुल मिलाकर चुनावी प्रक्रिया को लेकर फिर से सवाल खड़े करने लग चुका है। लेकिन एक कैसा नैरेटिव आप देख सकते हैं विपक्ष का, कांग्रेस का कैसा नैरेटिव आप देख रहे हैं? लगता है कि इसका जनता पर भी असर पड़ेगा जिस तरह की बात की जा रही है? सवाल बार बार चुनावी प्रक्रिया पर, ईवीएम पर। देखिए क्या है कि एक चीज, ना जो राजनीतिक दल है उनकी मंशा पे सवाल है, ना ईवीएम के मसले पे सवाल है।
सवाल ये है कि संविधान और निर्वाचन आयोग के ऊपर है, और सबसे बड़ा सवाल उस व्यक्ति के ऊपर है जो इस देश का वोटर है, मतदाता। ये तो क्या है, राजनीतिक दल एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल सकते हैं, और ये बातचीत बार बार ईवीएम को लेकर के होती चली आ रही है, तो इसमें कोई मसला ही नहीं है। तो ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, जहां बैठ करके एक ही बात करते रहेंगे, तो ईवीएम को लेकर के। तो सबसे बड़ी चीज है कि संविधान में जो कहा गया है कि निर्वाचन प्रक्रिया जो हिंदुस्तान की होगी, सबसे बड़ा लोकतंत्र है, पारदर्शिता रखनी चाहिए और पारदर्शिता होनी चाहिए हर चीज में। निर्वाचन आयोग को इसमें स्पष्ट भूमिका निभाने का उनको संवैधानिक रूप से उसको निर्देश है। लेकिन हो क्या रहा है, कुछ अंतराल से हर चीज छुपाने की चेष्टा की जा रही है निर्वाचन आयोग की ओर से। न जनता को बताया जा रहा है, न मतदाताओं को बताया जा रहा है, न प्रत्याशियों को बताया जा रहा है। तो हर तरफ से आवाज उठना शुरू हो गई इसको लेकर के कि आखिरकार मतदाता, जिसको अधिकार है मत देने का, उसको जानने का हक है कि उसने किसको वोट दिया है, उसको सरकार चुनने का अधिकार है, उसको सांसद और विधायक चुनने का अधिकार है। तो आखिरकार जब चुनने का अधिकार देने के बावजूद भी जब मतदाता ठगा हुआ रहता है, तो उसको सवाल करने का भी अधिकार है इस देश के संवैधानिक लोगों के साथ में और निर्वाचन आयोग के साथ में। वो सवाल पूछ सकता है कि आखिरकार हमारे वोट का अधिकार तो है, लेकिन गया कहां। और ये हो ये रहा है कि निर्वाचन प्रक्रिया धीरे धीरे समझते समझते उसमें पारदर्शिता समाप्त होती चली जा रही है। अब हर कुछ छुपाया जा रहा है, चाहे वो ईवीएम का मसला हो, वोटिंग परसेंटेज का मामला हो। निर्वाचन प्रक्रिया जब शुरू होती है, नामांकन से लेकर के रिटर्निंग ऑफिसर्स की भूमिकाएं हो, तो तमाम भूमिकाएं जो और भाषण जो दिए जा रहे हैं, जो हेड स्पीच दी जा रही है, तो तमाम जगह आप देखे जा रहे हैं तो पक्षपात दिखाई दे रहा है। लोगों को यह समझ में आने लगा है कि निर्वाचन आयोग किसके पक्ष में, किसके समर्थन में काम कर रहा है। और यदि ये चीज नहीं होती, यदि पारदर्शिता की जाती और छुपाने की प्रक्रिया नहीं होती, तो सत्ताधारी दल कभी भी इसमें परिवर्तन की बात नहीं करता और ना ही परिवर्तन के लिए आगे कदम उठाता। यदि स्पष्ट है और जो चीजें स्वच्छ की गई हैं, जिन चीजों पर कोई छुपाव नहीं किया गया है, जो छुपाने लायक नहीं है, पारदर्शी हैं, उनको जनता के सामने निर्वाचन आयोग को रख देना चाहिए। तो इसलिए सत्ता पक्ष को संभवतः ऐसा लगा, ये आवाज इसलिए उठी है कि यहाँ डाउट पैदा हो गया कि आखिरकार सत्ता पक्ष केंद्र में जो बैठा हुआ है वो क्या छुपाने की चेष्टा कर रहा है। हमें जानने का अधिकार है, मतदाताओं को जानने का अधिकार है, और सरकार को वो जानकारी जो मतदाता मांग रहा है उसको देना चाहिए। तो मसला ये राजनीतिक दलों का नहीं है, ठगा हो जा रहा है हिंदुस्तान का वो मतदाता जो आपको वोट दे करके संसद में या विधानसभाओं में बिठालता है। तो उसके अधिकार की जो हनन हो रहा है उस पर सवाल उठ रहा है। और यदि ऐसा ही हनन होता रहा और ये बैठ करके अंदर खाने में बैठ करके इसी तरीके से प्रक्रियाओं में संशोधन किया जाता रहा, तो एक समय ऐसा होगा कि मतदाता के अधिकार बिल्कुल छिन्न भिन्न हो जाएंगे। तो ये स्पष्ट अच्छे संदेश नहीं है कि आप देखिए, सत्ता में जो भी बैठा हुआ है, सत्ता में बैठा हुआ तो आपको स्पष्ट बताइए, कोई भी चीज हुआ है, हर सवाल उठ रहा है, हर चुनाव के बाद में लगातार चुनाव में सवाल उठते चले जा रहे हैं कि ईवीएम खराब है, सुप्रीम कोर्ट भी बोल रहा है, तमाम बोल रहा है। लेकिन तमाम चीजों को इग्नोर कर देना संदेह पैदा करता है। और हो ये रहा है कि हर जगह से चीजों को छुपाया जा रहा है, स्पष्ट नहीं कहा जा रहा है, स्पष्ट नहीं बताया जा रहा है। इसलिए आवाजें प्रतिपक्ष से भी उठ रही हैं। और यहाँ कहीं आप ये कहें तो आप यदि गंभीरता के साथ में देखेंगे तो सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं वो लोग भी कहीं ना कहीं असहमत हैं, लेकिन स्पष्ट है कि वो सामने आकर के नहीं बोल सकते क्योंकि सत्ता में बैठे हुए उनकी मजबूरियां होती हैं। लेकिन यदि मतदाता का अधिकार छिनेगा तो जो वोटर है या जो सत्ता में बैठे हुए हैं, उनके परिवार के लोग, जो सांसद हैं, जो या राजनीति कर रहे हैं, तमाम लोग राजनीति से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं और मतदाता हैं वो किसी न किसी रूप में। इसलिए उनके अधिकारों का हनन तो होगा ही, तो वो अंदर की पीड़ा को दबा के बैठे हैं। तो मसला राजनीतिक नहीं है और किसी का भी नहीं है, सिर्फ मसला ये कि हिंदुस्तान का जो मतदाता है, यहाँ रहने वाले जो लोग हैं, आप एक बेहतर बात कह रहे हैं राहुल जी, उनके साथ में आप अन्याय कर रहे हैं और संविधान को आप ठेगा दिखा रहे हैं। बिल्कुल स्पष्टता बिल्कुल जरूरी है। और प्रियंका जी इसी को लेकर आऊंगी। देखिए, आखिर क्यों ये छिपा छिपी का खेल, जरूरत क्या है इन सब चीजों की? अगर संदेह की जिस तरह से बात कर रही थी, मैंने पहले भी यही दोहराया था कि अगर एक इंसान को भी संदेह है तो उसका संदेह दूर किया जाए। बैलेट पेपर की बात हो रही है और आप साफ नकार रहे हैं, ठीक है। अब जो फिलहाल एक नया संशोधन किया गया है,
डॉक्यूमेंट को सामने नहीं किया जाएगा पेश, छुपाया जाएगा उनको। नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इसमें फिर वो बात भी उठकर आ रही है कि कहीं ये डर चंडीगढ़ मेयर चुनाव का तो नहीं है, जो वहां पर हुआ था वो दोबारा ना हो? देखिए, आज आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर अग्रसर हैं और आप भी देख रहे हैं कि कितने परिवर्तन, अगर किसी भी वेपन का किस तरीके से उपयोग होना है, दुरुपयोग होना है, कुछ सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। तो उसमें स्पष्ट है कि अगर उन ऑडियो वीडियोस के साथ में छेड़खानी होती है या छेड़छाड़ करके उसका मिसयूज किया जाता है, तब भी आप लोग दोष तो सरकार को ही देंगे कि वो वीडियो से आपने रिवील किए थे, उसके साथ छेड़खानी हो गई, तब भी सरकार घेरे में आएगी। और जिसके ऊपर जान का जोखिम आएगा, क्या विपक्ष उसकी जिम्मेदारी लेगा या लेने के लिए पीछे हटेगा? ये उस समय भी हट जाएंगे। ईवीएम के लिए इनके खुद के ही गुट में दो फाड़ मची पड़ी है। उमर अब्दुल्ला जी ने साफ कह दिया, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जी ने, कि ईवीएम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। टीएमसी के इनके खुद अभिषेक बनर्जी जी ने साफ कह दिया कि ईवीएम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहले ही ये लोग सुनिश्चित तो करें कि इनका दल और इनके दलों का जो दलदल है वो क्या चाहता है। तो पहले ये लोग अपना विजन क्लियर करें। इनके अनुसार हर चीज में दोषारोपण करना, हर चीज में विरोध करना, हर चीज में संदेह करना, कहां तक आपके देश हित में लगता है? इन लोगों ने तो सर्जिकल स्ट्राइक जैसे के सबूत मांग लिए। क्या सुरक्षा दृष्टि को दरकिनार करते हुए सर्जिकल स्ट्राइक की पूरी स्ट्रेटेजी इनको बता दी जाए? हाउ इज इट पॉसिबल कि हम लोग हर जगह पर प्राइवेसी या हम कहें पारदर्शिता के नाम से देश की हर प्राइवेसी को, जो इंसान चाइना में जाके देश के विरोधी बयान देता है, अमेरिका जाके देश विरोधी बयान दे देता है, ऐसे लीडर से हम क्या उम्मीद करेंगे कि वो हमारी प्राइवेसी के उस संजीदगी से ले रहे हैं? लगता है आपको? जो लोग हमारे देश के ओले कह रहे हैं कि अराजकता का माहौल है, बांग्लादेश जैसे माहौल हमारे देश में, आपको लगता है कौन सा अराजकता हमारे देश में फैली हुई है? कि श्रीलंका जैसे वातावरण हमारे देश में भी हो जाएगा, बंगाल जैसी स्थिति हमारे देश में बन जाएगी? है हमारे देश में ऐसी स्थिति क्या? हम लोग पारदर्शिता के नाम तक कब तक अपनी प्राइवेसी के साथ में समझौता करेंगे? आप ये बताइए। कब तक दूसरों के, अगर हम बात कर रहे हैं जॉर्ज सोरोस जैसे कि फंडिंग के ऊपर हमारा देश चलेगा, जिसके सबूत है, साक्ष्य उपलब्ध है, अनर्गल बातें नहीं कर रही हूँ, साक्ष्य उपलब्ध है। संजीदगी से अब सोचना पड़ेगा। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में चल रहे हैं। वीडियोग्राफी, ऑडियोग्राफी के साथ क्या किया जा सकता है, इसके कितने दुष्परिणाम निकल के आएंगे, थोड़ा सा थिंक अबाउट इट। सवाल तब भी उठेंगे, लेकिन सवाल अब भी उठ रहे हैं और सवालों के घेरों में तो फिर भी आप हैं। ठीक है, पवन जी से मैं जवाब ले लेती हूँ उसको लेकर। पवन जी, देखिए सबसे बड़ी बात कि जब आप विरोध करते हैं तो क्या उतनी एकजुटता दिख पाती है? और उतना विरोध का सो ठीक है, आप कह रहे हैं कि हम विरोध करते हैं, आप ईवीएम को लेकर विरोध करते हो, मैं पहले भी जिक्र कर चुकी हूं कि वहां आपके रवैये कुछ और दिखते हैं जहां पर आपको जीत मिलती है। दूसरी बात, गठबंधन आपने बनाया है, गठबंधन ही अगर अलग अलग तरह की बयानबाजी देगा, बल्कि इस बार जो लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ उसके बाद तो, और ऊपर से जम्मू कश्मीर का जो विधानसभा चुनाव रहा, हरियाणा में हमने जो नतीजे देखे, महाराष्ट्र में हमने जो नतीजे देखे, कहीं ना कहीं अब तो कांग्रेस के वर्चस्व को लेकर भी बात होने लग गई है और आप ही के गठबंधन के लोग कर रहे हैं। देखिए, वर्चस्व पे जो बात हो रही है, अभी आदरणीय भारतीय जनता पार्टी की जो साथी हैं उन्होंने कितने कहा, ये सर्जिकल स्ट्राइक कहाँ बात को ले गई। अभी सिंपल सी बात ये हो रही है कि इलेक्शन कमीशन में द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961 के जो 93 नियम है, उसमें ये कहा गया है साफ साफ कि चुनाव से जुड़े सभी दस्तावेज पब्लिकली उपलब्ध रहेंगे। इसमें संशोधन करने की इनको क्या जरूरत पड़ गई? क्या इंटेलिजेंस बोल रहे हैं, इंटेलिजेंस वो बोल रहे, इसको मुझे तो नहीं लगता साफ तौर पर कह रहा है कि अगर एआई टेक्नोलॉजी जो इससे गड़बड़ हुई तो क्या आप विरोध नहीं करेंगे फिर बाद में, अगर इस तरह की कोई चीजें बाद में आती है? वो कौन सी टेक्नोलॉजी थी जिससे 27,000 करोड़ का अजीत पवार का घोटाला धुल गया? वो कौन सी टेक्नोलॉजी थी? वहां पे क्या कर लिया हम लोगों ने? तब नहीं लगा था इनको कि कांग्रेस वाले फिर से विरोध करेंगे कि जिस व्यक्ति का हम इतना बड़ा मोदी जी बोल रहे हैं कि इतना बड़ा घोटाला, उसको अंदर करेंगे, सिंचाई घोटाला, फिर उसको कौन सी इंटेलिजेंसी के तहत उसको आपने शामिल करा लिया और दूध का दूल्हा हो गया? तब नहीं लगा था आपको तब नहीं लगा था जब 53 साल तक आप कांग्रेस के भारत के झंडे का बहिष्कार कर रहे थे और आज सबसे बड़े तिरंगे के पैरोकार बन गए थे? ये भारतीय जनता पार्टी के दो मुही बातें हैं, ये सामना कर नहीं सकते। ये पीछे इसी टाइप के हमले करते, दूसरे रास्तों से सरकार बनाना चाहते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता भी, मैंने पूछा कि 61%, 65% और 67% कौन सी जादू हुई उसके तहत वोटिंग प्रतिशत बढ़ गया? इसका जवाब नहीं देंगे ये।
38 मिनट के लिए सीसीटीवी कैमरे स्ट्रांग रूम के क्यों बंद हुए ऑन रिकॉर्ड पे आया? इसकी जवाबदेही किसकी है? कौन सरकार में था? क्यों बंद हुई? इसका जवाब नहीं दे पाएंगी। वोट परसेंट कैसे बढ़ गए? इसका जवाब नहीं दे पाएंगी। ये सर्जिकल स्ट्राइक की बात करेंगे, इधर उधर की बात करेंगे, कोरोना की बात करेंगे। सर्जिकल स्ट्राइक में क्या हुआ था? पुलवामा हमला का आज तक सच सामने आया? 750 के आरडीएक्स बम लेकर मिलिट्री जैसे छोटा सा जवाब ले लेती कोई हूं, गाड़ी घुस जाती है, कैसे घुस जाती है? समय की कमी है, समय की कमी है। सब्जेक्ट वही तो बोले, सब्जेक्ट की दूसरी बात करेंगे, अब उसको हम बात करेंगे तो गलत बात हो जाएगी। यही तो पूछिए ना कि कैसे घुस जाती है पुलवामा जैसा हमला, कैसे हो जाता है? उसका सच भी राज्यपाल ने बताया था पूरी दुनिया के सामने। भारतीय जनता पार्टी अपनी बात रख दीजिए, जवाब दे दीजिए। जितनी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए अपने स्वार्थ के तानाशाही के संविधान से, अपने वर्चस्व के लिए, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा के लिए जिन्होंने पूरे चुनाव को नकार दिया गया, जब आपके सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव को ही दरकिनार कर दिया तो आपने आपातकाल लगा दिया, सारे राइट्स रिजर्व कर लिए, आपातकाल की विभीषिका में लोगों को घुसेड़ दिया, उनके सारे अधिकारों का हनन कर दिया, और आज तुम लोग ट्रांसपेरेंसी की बात करते हो। कहीं तो शर्म करो। ठीक है, देश की प्राइवेसी के साथ कुछ तो जस्टिस करो, और अब मुद्दे उठाओ, सकारात्मकता से उठाओ, देश के हित में उठाओ। अब देश की आवाम समझ चुकी है कि देश का हित कायम है, इसलिए तुम्हारी ये हालत होगी। 13 से ज्यादा सवालों पर चर्चा और भी हो सकती थी, फिलहाल क्योंकि समय की कमी है। बिल्कुल समय की कमी, इसलिए चर्चा को समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखा जाए तो पहले ईवीएम और अब इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स, इसको लेकर सियासत शुरू हो चुकी है। एक बार फिर से सवाल विपक्ष की ओर से लगाए गए हैं और एक बार फिर से बड़ा सवाल चुनावी प्रक्रिया पर खड़ा हो चुका है हमेशा की तरह। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि राजनीतिक दल को छोड़ दे तो जनता पर यह कितना असर करेगा? क्या जनता के मन को भी बदला जाएगा? क्या इसका प्रभाव चुनावी प्रक्रिया पर पड़ेगा, चुनाव के प्रतिशत पर पड़ेगा? ये तमाम चीजें देखने वाली बात है। तो फिलहाल IND एनालिसिस में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।